डॉक्टर कैसा है मेरा भाई? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर निकला, बारीक परेशानी से लपक कर उसके पास पहुंचा था। वो खतरे से बाहर है। गोली कंधे को छूकर गुजर गई। शुक्र है कि गोली उनकी हड्डी में नहीं घुस गई, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता था। वो ठीक हैं और होश में। अगर आप चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। चोट काफ़ी गहरी है, लेकिन उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन देने से मना कर दिया। हमने मरहम पट्टी की है, ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस नहीं। आप मिल लीजिए उनसे। डॉक्टर ने तफसील बताते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठा अपने ज़ख्म का मुआयना कर रहा था। कोहनी से ऊपर उसके पूरे बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि गोली ने काफ़ी गहरा निशान छोड़ा था और ज़ख्म भी काफ़ी बड़ा था। अरे भैया, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो उठकर खड़ा होते हुए उसे कहने लगा। तुम्हारे ऑफिसर ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हें गोली लगी है। उन्होंने बताया कि गोली तुम्हारे कंधे पर लगी है, तो मैं सीधा यहीं पर पहुँच गया। खुदा का शुक्र है कि ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। इस तरह से ख़तरों से क्यों खेलते हो भाई तुम? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा तो ज़बर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसका तो काम ही ख़तरों से खेलना था। क्योंकि मुझे ये करना पसंद है और आप ये बात जानते हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना किया करें। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। देखें, एकदम परफेक्ट हट्टा कट्टा हूँ मैं, दर्द भी बिल्कुल नहीं। आपने घर वालों को तो किसी को नहीं बता दिया ना? उसने परेशानी से पूछा। इज़ू मेरे पास खड़ी थी, जब फ़ोन आया था तो मैंने उसे बता दिया। बारिक ने उसे बताया तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। भैया, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की? फजूल में आपने बच्ची को परेशान कर दिया। देखें, अभी कोई ख़ास चोट तो नहीं लगी मुझे। उसने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। चोट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसके लिए नहीं। तो चलो अब घर ही चलना है ना, उसकी परेशानी तुम खुद दूर कर देना। बारिक ने पुरसकून अंदाज में कहा। हाँ हाँ, घर चलें, मैं भी मज़ीद इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फ़ौरन बोला, जबकि बारिक कहका लगाकर हंसता उसके साथ ही बाहर निकला था। और उसके बाद उन दोनों का ही इरादा था सीधा घर की तरफ जाने का, क्योंकि इज़ा परेशान हो रही होगी। माशाल्लाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी सबसे पहली नज़र इबादत पर ही पड़ी थी, जो उसके ऑफिस में उसके टेबल की सेटिंग कर रही थी। जी, वो क्या है कि मुझे आना पड़ा। वो मेरे खड़ूस बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं दी ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो फ़ौरन मुस्कुराते हुए बोली, जबकि उसकी ये मुस्कुराहट उसके दिल में अपना घर सा बना गई। क्या क्या बात है, आपके खड़ूस बॉस तो फिर बड़े अच्छे इंसान हैं, जो हम गरीबों को आपके दीदार का शर्फ बख्श देते हैं। वो एक झटके से उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ घसीट चुका था। ज़रान, खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी अंदर आ सकता है। वो अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, जबकि वो अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द ले चुका था मजबूती से। कानूनी और शरई हक रखता हूँ तुम्हें छूने का, अपने पास रखने का, तुमसे प्यार करने का। कोई माइका लाल जो मना कर सके मुझे? वो उसके चेहरे को हाथों में कैद करते हुए पूछ रहा था। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। वो उसके लबों को देखते हुए उसका इरादा जानकर वार्न करने वाले अंदाज में बोली, मैं करूँगा, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मेरा दिल करेगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। अंदाज में सख्ती भी थी, जैसे उसे रोक कर वो कोई गुनाह कर रही हो। ज़रान, प्लीज़, कोई आ जाएगा, और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं सबके सामने आपको रोमांटिक शो करने का। और आप ये भी जानते हैं कि मैं फ़िलहाल हरगिज़ नहीं चाहती कि किसी को पता भी चले कि आपका मेरे साथ क्या ताल्लुक़ है। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो पुरसकून अंदाज में बोला, बात की बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल आप फासला बना कर रखें। वो उसके सीने पर हाथ रखती आराम से उसे खुद से दूर कर चुकी थी। अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद तो तुम्हें मेरे ही पास आना है। वो कुछ याद दिला रहा था। अभी तक मैंने शर्तें नहीं सोची, वो फ़ौरन बोली थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डील हो चुकी है 3 शर्तों की, और वो 3 शर्तें तुम मुझे शादी के बाद बता देना, तब तक मुझे कोई मसला नहीं होगा। वो बिल्कुल पुरसकून अंदाज में बोला। अरे ऐसे कैसे? जब तक मैं शर्तें नहीं बताती तब तक आप शादी के लिए बारात नहीं ला सकते। वो घबराई हुई थी, जैसे वो अभी उसे लेकर जा रहा। ये तो तुम्हें शर्तों के लिए हामी भरने से पहले सोचना चाहिए था ना। लेकिन शर्त के टाइम पर तो आपने मुझे कहा ही नहीं कि शर्त की भी कोई शर्त होगी। वो परेशान हो गई। इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है डार्लिंग, जो है वो है, और ये तो तुम्हें मुझसे डील करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो शादी 1 हफ्ते बाद ही होगी और धूमधाम से तुम्हारी बारात लेकर आऊँगा मैं, और तुम्हें मेरे साथ रुखसत होकर आना ही पड़ेगा। वो उसका चेहरा थामते हुए बोला था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मना करने से बाज आ जाऊँगा? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। आप बहुत बुरे हैं, जाइए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए जाने लगी, जब उसने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा था। लो, अपना हाथ छुड़वा सकती हो तो छुड़वा कर चली जाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। वो उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में कैद करते हुए बोला। हाथ तो मैं अभी छुड़वा लूँगी। वो उसके करीब आते उसकी उंगलियों पर अपनी गिरफ्त सख्त करती अपना हाथ उसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी।
हाँ हाँ, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। वो उसे जैसे अप्रिशिएट कर रहा था। हाँ, मैं कर सकती हूँ। अभी देखिएगा, मैं आपका हाथ खोल कर यहाँ से भाग कर जाऊँगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो अपना हाथ उसकी सख्त मुट्ठी में से बुरी तरह निकालने की कोशिश में हलकान हो रही थी और वो उसकी मासूम सी कोशिश पर मुस्कुराए जा रहा था। वो अपनी कोशिश जारी रखती हर मुमकिन तरीके से अपना हाथ निकाल रही थी, जबकि अचानक ही उसका हाथ ज़रा सा खुला और दूसरा हाथ भी उसके हाथ में कैद हो गया। अरे छोड़े ना, आपने तो दूसरा हाथ भी मेरा पकड़ लिया, वो परेशानी से बोली, जबकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो लुत्फानंदोज हो रहा था। अरे पागल लड़की, ये क्या किया? एक हाथ छुड़वाने के चक्कर में दूसरा भी मेरे हवाले कर दिया। वो उसके हाथ को झटका देता अपने करीब करता हुआ बोला था और अब की बार वो बड़े मुतमईन अंदाज में उसकी तरफ झुकने लगा। अच्छा जाओ, अपना बैग और फ़ोन वगैरह उठा कर लाओ, हम दोनों ने कोर्ट जाना है। वो आहिस्ता से उसके गाल खींचते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। हाँ जल्दी करना, हम दोनों ने कोर्ट जाना है क्योंकि आज इज़ू के केस की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो उसे देखते हुए बोला। अच्छा मुझे भी साथ लेकर जाएंगे? ठीक है, मैं अभी अपना बैग और फ़ोन लेकर आती हूँ। वो अपने हाथ छुड़वाने पर मुस्कुराते हुए बोली। ज़रान ने ईज़ा के लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया था जो उसे बिल्कुल सही लगा था। अमूमन भाई बाप इस तरह के केसेस को छुपाकर अपनी बहन बेटी को सिवाय अजियत के और कुछ नहीं देते, लेकिन ईज़ा के भाई उसके लिए लड़ रहे थे। अपनी इज्जत शोहरत किसी चीज़ की परवाह किए बगैर उसके लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रहे थे। ये मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। ज़रान, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो बाहर जाते जाते वापस उसके पास आ रही थी, जबकि वो उसकी बात सुनने की खातिर मुस्कुराकर उसके मज़ीद करीब हुआ। जी जी कहे ना। वो कान उसके करीब करता शरारत से झुका तो वो एक लम्हे के लिए उसकी ज़िंदगी को फूलों से महका गई। इससे पहले कि वो उसकी हरकत को समझता वो बाहर भाग गई थी, जबकि अपने गाल पर उसके लबों का लम्स महसूस करता वो मुस्कुराकर अपने गाल को कितनी ही देर बेयकीनी से हाथ रख कर देखता रहा था। मुझे सुनाई नहीं दिया, एक दफ़ा फिर से आकर बताओ। ज़रान उसके पीछे तक आया, लेकिन वो कमरे से बाहर निकलती वहीं टेबल से अपना सामान उठा रही थी। जी सर, क्या हुआ? उसकी सेक्रेटरी फ़ौरन ही उठकर खड़ी हुई, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता इबादत को पीछे आने का इशारा करता आगे बढ़ गया, जबकि वो भी उसके पीछे भागती हुई गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उस महलनुमा बंगले में दाखिल हुई थी। उसकी फूलों से सजी राहदारी पर कदम रखते उसने अपने सामने उस सफ़ेद महलनुमा घर को देखा, जहाँ पहली दफ़ा आकर उसने काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस की थी। दूसरी दफ़ा उस शख्स ने अपना नीचपन दिखाते उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। ये उसकी इस घर में तीसरी आमद थी और वो नहीं जानती थी कि आज वो शख्स उसके साथ क्या करने वाला है। काश जितना ये घर खूबसूरत था उतना ही खूबसूरत उस शख्स का दिल भी होता। काश जितना वो शख्स खूबसूरत था उतना ही उसका किरदार भी खूबसूरत होता। लेकिन हर दुआ पूरी हो ज़रूरी तो नहीं। वो घटिया शख्स जिसका किरदार भी घटिया था, उस शख्स की चाल कामयाब हो गई थी। वो उसके बुलावे पर अपने भाई की ज़िंदगी की खातिर यहाँ आ गई थी। वो जानती थी उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले अपने भाइयों से उस शख्स का किरदार छुपा कर उसने गलती की थी और आज दूसरी गलती घर में बिना किसी को कुछ बताए यहाँ आने की थी। या अल्लाह, मेरी इज्जत का मुहाफिज तू है। उस शख्स को उसके घटिया इरादों में कामयाब होने से पहले मुझे मौत दे देना। अपने भाई की खातिर मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। तू तो सब जानता है, मेरी मजबूरी समझता है। मैं अपने भाइयों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। वो फूलों की उस राहदारी में कदम कदम उठाती आगे बढ़ रही थी, जबकि मुबशिर पता नहीं कौन से काम के लिए बाहर निकलते उसे आते देख चुका था। उसे उस शख्स से भी नफरत हो गई थी। ये घटिया इंसान उस शख्स के साथ मिला हुआ था, दिखने में सीधा साधा मासूम सा इंसान, अपने मालिक की घटिया चालों में उसका हर तरह साथ देता था। वो भी उसका गुनहगार था, बराबर का गुनहगार, जिसे वो कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। उसे देखते ही वो अंदर चला गया, जबकि वो अब भी कदम कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसका डर बढ़ता चला जा रहा था, बेइज्जत होने का डर, बेआबरू होने का डर। लेकिन फिर भी वो अपने कदम रोक नहीं रही थी, क्योंकि उसे जाना था अपने भाइयों की खातिर उसे उस शख्स की बात माननी थी, क्योंकि वो मजबूर थी, बेहद मजबूर। शायद मुबशिर ने उसे बता दिया था कि वो आ रही है, तभी तो वो खुद दरवाजे पर खड़ा फतह याबी से उसे आते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत, जबकि उसके चेहरे पर हार थी। जबकि दामियार अपने मकसद में कामयाब होता दोनों बाहें फैलाए उसे वेलकम कर रहा। उसकी आंखों में नफरत, जबकि उसके चेहरे पर हार थी। जबकि दामियार अपने मकसद में कामयाब होता दोनों बाहें फैलाए उसे वेलकम कर रहा था। वो बाहर निकला तो वो गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके लिए गाड़ी अनलॉक करते दरवाज़ा खोला तो वो आहिस्ता से थैंक यू बोलती गाड़ी की फ्रंट सीट पर सवार हो चुकी थी।
जबकि वो ड्राइविंग सीट संभालता, गाड़ी स्टार्ट करता मुस्कुरा रहा था। इस दौरान भी वो मुसलसल शर्मा रही थी। उसका ये शर्माया शर्माया सा रूप वो अपनी निगाहों में बसाता गाड़ी मेन रोड पर डाल चुका था, जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। ज़रान, आपका फ़ोन बज रहा है। उसने कार चार्जर से उसका फ़ोन उतारते हुए देखा तो सामने ज़िबाइश का नाम चमक रहा था। उसने घूरकर ज़रान को देखा, जबकि उसके इस अंदाज पर वो कहका लगाकर हंसता फ़ोन ऑन करते स्पीकर पर लगा चुका था। ज़रान, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है। मैं यहाँ आई तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया तुम यहाँ नहीं हो। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। वो काफ़ी उदासी से बोली थी। ये मेरे साथ हैं, तुमसे नहीं मिल सकते। इससे पहले कि ज़रान कुछ कहता, इबादत बीच में बोल पड़ी। तुम कौन? ज़िबाइश ने पहचानने के बावजूद पूछा। उनकी बीवी, जिन्हें तुमने फ़ोन किया है, उसने कहते हुए अगले ही लम्हे गुस्से से फ़ोन काटा तो ज़रान का कहका एक दफ़ा फिर से बुलंद हुआ, जबकि उसके इस तरह से हंसने पर वो उसे घूर कर रह गई और उसके घूरने पर वो चुप हो गया। अरे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों बंद कर दिया? मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था, बातें करनी थी मुझे उससे। नाराज़ होते हुए वो बोला था। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। रुके, मैं दोबारा मिला कर देती हूँ। आप ना दिल खोल कर बातें कर लीजिएगा उससे। उसने दोबारा फ़ोन मिलाना चाहा तो ज़रान ने हंसते हुए फ़ोन उसके हाथ से निकाल कर रख दिया। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ये जुल्म मत करना। अगर तुमने उसे फ़ोन कर दिया तो फिर जलन तो तुम्हें ही होगी ना। वो मज़े लेकर बोला। हाँ तो मेरी जलन है ना, मैं जलूँ या मरूँ आपको क्या? आप मारें गप्पे अपनी गर्लफ्रेंड से? वो जल कर बोली थी। मैं बीवी के सामने ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करता। वो आंख दबाकर बोला। आप मुझसे छुप कर भी ऐसी हरकतें करके दिखाइए, फिर देखिएगा मैं क्या करती हूँ आपके साथ। वो खुलेआम धमकी दे रही थी। अच्छा तो ये बात है, अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। वो जैसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था। ज़रान, मैं कह रही हूँ, अगर आज के बाद इस लड़की ने आपको फ़ोन किया या आपसे बात करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अब की दफ़ा वो बहुत सीरियस अंदाज में बोली तो वो भी सीरियस हुआ। यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? अब की बार गाड़ी कोर्ट के बाहर रोकते हुए उसने पूछा। ज़रान, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन प्लीज़, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब कुछ भी बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। मैं दो चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक आपकी मुझसे बेवफाई और दूसरी आपकी आपके काम से बेवफाई। उसकी तरफ देखते हुए वो बोली तो वो उलझ कर उसे देखने लगा। तुम मेरी मोहब्बत हो इबादत, तुमसे बेवफाई करके कहाँ जाऊँगा? लेकिन ये काम से भी बेवफाई होती है? ये आज पता चला मुझे। वो हैरत से पूछ रहा था। बिल्कुल होती है ज़रान, माशाल्लाह से आपका पेशा लोगों को इंसाफ दिलाना, गलत लोगों को सज़ा दिलवाना, जो लोग जुल्म करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो अपने काम से गद्दारी कर रहे हैं। पैसे की खातिर वो गलत को सही और सही को गलत साबित कर रहे हैं। आपको पता है, जब मैं 10 साल की थी ना, मेरे अम्मी अब्बू में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई। इतनी लड़ाई बढ़ गई कि बात तलाक तक जा पहुंची। बाबा तलाक नहीं देना चाहते थे। वो रोज़ रोज़ अम्मी को मारते, फिर साथ रहने पर मजबूर करते और अम्मी तलाक लेना चाहती थी। और जिस वकील को बाबा ने हायर किया था वो बहुत अच्छा था, बहुत तारीफ़ करते थे लोग उसकी। अम्मी ने उसे बताया भी कि बाबा उन्हें बहुत मारते हैं, उन पर बहुत जुल्म करते हैं, लेकिन उस वकील ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि उसने बाबा का साथ दिया और अम्मी से कहा कि बर्दाश्त करो सब कुछ। बाबा अक्सर अम्मी के घर वालों से पैसे मांगते, नाना को अलग अलग चीज़ों के लिए तंग करते और उनका वकील हमेशा उनका साथ देता। नाना ने बहुत कोशिश की कि तलाक हो जाए, उनकी बेटी की ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन हम उस वकील से कभी जीत ही नहीं पाए। हमेशा हार ही हमारा मुकद्दर बनती थी और मेरी अम्मी के नसीब में बाबा की मार के सिवा और कुछ ना था। तब मैंने सोचा कि मैं वकील बनूंगी, अच्छी वकील बनूंगी, कभी बुराई का साथ नहीं दूंगी। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि ज़रान उसे सुनते सुनते किसी गहरी सोच में गया। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए आप? उसे किसी गहरी सोच में डूबे देख उसने पूछा। सोच रहा हूँ कि काश इस वक्त मैं तुम लोगों का वकील होता और तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम तो फेस ना करना पड़ती ना। लेकिन अब जो हो चुका हम उसे नहीं बदल सकते, इसलिए रिलैक्स हो जा और चलो, हमने इज़ा का केस रजिस्टर करवाना है। वो उसे बाहर आने का इशारा करते गाड़ी से निकला तो वो भी उसके साथ ही बाहर आ गई थी।